चलिए देखेंगे हम लोग आज हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होंगे। स्पेशली केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा हुआ है कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो बेसिक बात की जाए तो केमिस्ट्री क्या होती है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और फिर मैं स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री आई थिंक सभी लोगों को पता होगा। केमिस्ट्री मतलब केमिकल मतलब दवाई, है ना। तो केमिस्ट्री इज नथिंग बट जो आपको आपकी बीमारी से छुटकारा दिला सकती है, वही है केमिस्ट्री। यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप क्या हो सकते हैं, बीमार नहीं होंगे। इस सब्जेक्ट का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से देखेंगे। तो केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है कीमिया से। अब इतना पीछे नहीं जाके मैं बताने वाला हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कीमिया वर्ड से आया है और ये कहाँ से निकाला गया। कीमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग। सोचिए, केमिस्ट्री काले रंग से बनी हुई है, यानी इसके नाम में ही काला है, सीधी सीधी बात। यानी कीमिया काला रंग और इस कीमिया से बना है केमिस्ट्री। तो इस काले रंग से क्यों केमिस्ट्री को बनाया गया, लाल से बनाया जा सकता था, पीले से बनाया जा सकता था। इसका कारण ये है कि इजिप्ट में गरीब तो था लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया इजिप्ट ने। मैथ का भी इवोल्यूशन यहीं से हो रहा है, केमिस्ट्री का भी इवोल्यूशन आप देखेंगे यहीं से हो रहा है। कुल मिला कि इजिप्ट गरीबी में जी रहा था, लेकिन मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फिलासफर सब पैदाइश यहीं से हो रहा है। यहाँ तक कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो भी इजिप्ट की ही देन है, समझ पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्री में मान सकता हूँ इजिप्ट है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि इजिप्ट क्या है ना। इजिप्ट इज अ कंट्री। देखिए लोला लोगों ने कहा हाँ सही में क्या है, मतलब ये 50 बार पढ़ चुके हैं। इजिप्ट मतलब मिस्र देश की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और मिस्र देश कहाँ पे है, तो मिस्र देश है कहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अफ्रीका नाम का आप लोग महाद्वीप सुने होंगे, ये 10वां महाद्वीप है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आप जानते हैं अफ्रीका में ही कौन सी नदी बहती है, नील नदी। ये दुनिया की सबसे छोटी नदी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो मिस्र देश में क्या होता है, ये मिस्र देश जो है अफ्रीका, यानी जो 10वां कॉन्टिनेंट है, 10वां महाद्वीप है, उसमें मिस्र देश में पाया जाता है। और नील नदी जो दुनिया की सबसे छोटी नदी है उसके निकट पाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप क्लियर करेंगे। चलिए, मैं जानता हूँ मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि बहुत लोग विरोध कर देंगे, इसीलिए मैं पहले सही कर लेता हूँ। सबसे बड़ी नदी, थोड़ा मजाकिया आदमी हूँ, कभी कभी मजाक आ जाता है इसलिए कर लेता हूँ। तो अफ्रीका जो है एक क्या बोलता है, इसमें नंबरिंग पे नहीं है। वैसे टोटल महाद्वीपों की संख्या हमारे पास कितनी है, 7 है, ठीक है ना। टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7। देखिए केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं जियोग्राफी भी पढ़ाने लगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, लंबी बोलना चाहिए मुझे, बड़ी की बात मैं करूँगा तो कौन है, अमेजोन है। बड़ी का मतलब सबसे ज़्यादा पानी जो लेके जाती है, इन सबके सबसे ज़्यादा पानी की धारण क्षमता जिसके पास होती है वो है अमेजोन। अमेजोन नदी कहाँ पे है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या ईमेल कर दीजिएगा। अफ्रीका एक महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है। वैसे एक और महाद्वीप 8वां खोजा जा रहा है जिसका नाम है न्यूजीलैंडिया, ठीक है ना। दैट मीन्स जीलैंडिया नाम है उसका, न्यूजीलैंड के पास है। न्यूजीलैंड जहाँ पे है वहाँ पे पानी के अंदर माना जा रहा है कि एक और कॉन्टिनेंट है, लेकिन वो पानी के कहाँ है, नीचे, हल्का सा पानी ऊपर है बस समझ में। तो जीलैंडिया नाम से 8वां महाद्वीप खोजा जा रहा है। मेरा काम है केमिस्ट्री पढ़ाना, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जियोग्राफी वाले सब गुस्सा जाएंगे। ध्यान देंगे, केमिस्ट्री वाले में क्या है कि कीमिया मतलब काला रंग, और वहाँ से उत्पत्ति होती है केमिस्ट्री की। तो मैं बात कर रहा था इजिप्ट की। इजिप्ट एक देश है, मिस्र देश, उसके बारे में बता दिया। वहाँ पे काले रंग की मिट्टी पाई जाती थी। नॉर्मली जो मिट्टी होती है वो काले रंग की नहीं होती, आपको भी पता है। मिट्टी का रंग जैसे कैसे होता है, भूरा होता है ना, पीला होता है, इस तरीके की मिट्टी आप देखे होंगे। तो ऐसी तरीके की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन इजिप्ट में पहली बार क्या देखा गया, काले रंग की मिट्टी। और पहली बार लोगों के मन में यह बेचैनी उत्पन्न हुई कि आखिर इस मिट्टी का रंग काला क्यों है। और जो ही ये बेचैनी उत्पन्न हुई, उसी समय तुरंत किसका उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री का। यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति इस बेचैनी से स्टार्ट होती है कि इस मिट्टी का रंग काला क्यों है बस समझे। तो लोगों ने ये जानना चाहा कि आखिर मिट्टी के अंदर क्या ऐसा है जिसके कारण मिट्टी का रंग क्या हो रहा है, काला, ठीक है। तो ये मेन कारण रहा है। तो जब भी इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री उसी सब्जेक्ट से डील कर रही होती है, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे डील कर रही होती है। ऐसे सिंपल मैं बोलूं कि कोई भी पदार्थ है इस दुनिया में, तो वो कैसे बना है
भाई मिट्टी का रंग काला क्यों है, तो काला, या फिर ये यही तो सोचा जा रहा है, यानी यही तो खोजा जा रहा है कि मिट्टी के अंदर ऐसा क्या है, यानी ये मिट्टी किससे बनी है, उसके बारे में जब आप खोजोगे, यानी किसी पदार्थ के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे होगे कि पदार्थ का एक्चुअल में बेसिक फॉर्मेशन क्या है, तो वही केमिस्ट्री वर्क करती है कि यानी कोई पदार्थ है वो कैसे बना है। दैट मीन्स पदार्थ के अंदर आप जब जाके बात कर रहे होगे, उसके स्ट्रक्चर, उसके संरचना की बात कर रहे होगे, उसके मॉलिक्यूल लेवल पे जाके बात कर रहे होगे, उसके एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे होगे। दैट मीन्स कौन सा एटम लगा हुआ है, मतलब कौन से कण से मिलकर बनी है, कौन सा एलिमेंट है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, समझ पा रहे हैं, वो है केमिस्ट्री। किसी भी पदार्थ के तह तक जाके उसकी बात बताती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब केमिस्ट्री हम लोग जो पढ़ते हैं, तो हम लोग तो एलकेजी में है नहीं कि हम शुरू से पढ़ेंगे, ये तो बस जस्ट आपको एक क्या दिया गया है, इंट्रो दिया गया है ना। अभी फिलहाल में आप जानते हैं केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। बुक आपको मिलेंगी तो 3 पार्ट दिखाई देंगे, लेकिन वैसे हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री एक 3rd पार्ट होता है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इसको आप लोग नोट करने जैसा कुछ है नहीं। देखिए, अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने कई करोड़ वाला इंफॉर्मेशन दिया है। अब आपकी इच्छा, आप 1000 में ही रहना चाहते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखिएगा, केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की क्या है, मोटा मोटा ब्रांच है। दैट मीन्स अगर ओवरऑल हम पूरे केमिस्ट्री को डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, केमिकल वाली एनालिटिकल केमिस्ट्री अलग आती है, ठीक है ना। मेडिसिन वाली जो केमिस्ट्री होती है वो अलग होती है, तो अलग अलग टाइप की केमिस्ट्री होती है, लेकिन मोटी मोटा 2 टाइप्स में, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको, हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और एक को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब क्वेश्चन में आपके पास ये आना चाहिए कि आखिर क्या है कार्बनिक रसायन, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री समझ गए होंगे कि कोई भी पदार्थ कैसे बना है, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, उसके पार्टिकल की स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, उसके अच्छे तरीके से उन गुणों को भी मतलब देखना, स्टडी करना कि जिनसे वो इफेक्ट करता है, कि किस तरीके से वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, किस तरीके से इन्वायरमेंट में इसका इफेक्ट होता है। इन चीज़ों को हम लोग डील कर रहे होते हैं केमिस्ट्री में। समझ में बात, कुल मिला के यही है केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको डील करेंगे और इनऑर्गेनिक में किसको, तो एक बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। वैसे केमिस्ट्री के फादर हम बात करें तो कौन है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग, एंटोनी डी लॉरेंट लेवेसियर। ठीक है ना, लावारिस नहीं है, लेवेसियर है। ठीक है, एंटोनी डी लॉरेंट लेवेसियर। ये कई लोगों का मानना ये भी है कि डी आगे नहीं रहेगा, पीछे रहेगा, लगा लीजिएगा आप लोग। वैसे डी पीछे ही लगा लेते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, रोने वाला कोई स्थिति नहीं बनना चाहिए। एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर, ठीक है, आई बात समझ में। ये फादर है, पापा है केमिस्ट्री के, इनकी वजह से केमिस्ट्री चलना स्टार्ट हुई। समझ आई बात, इन्होंने केमिस्ट्री को चलना सिखाया था, इसलिए इसको पापा माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर मैं शुरुआत की बात को रखूं, यानी शुरुआत वाली बात करूं मैं, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इस तरीके से निकाला गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन्स जो डील कर रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो किससे डील कर रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। दैट मीन्स जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डील कर रहे होंगे। और अकार्बनिक का मतलब जिसके अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डील कर रहे होंगे।
हिंदी में फिर से मैं लिख दूं इसको, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। पॉज करिए, चलिए देखिएगा, ठीक है, देखेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, उससे भी मेन बात यहाँ पे सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं उससे पहले ये नाम आता है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी यौगिक कौन कहलाता है। कितने लोगों को पता है यौगिक किसे कहते हैं? वेरी गुड, अकेली महिला। कंपाउंड यानी यौगिक। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या कर लें, केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स रासायनिक संयोग, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, यानी दो या दो से अधिक तत्व आपस में केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। तत्व ऑलरेडी एक पदार्थ होते हैं, सीधी बात है, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट जो है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक संयोग कर ले रहा है और वो रासायनिक संयोग के बाद जो नया वाला पदार्थ बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया कि तत्व किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो तत्व क्या होता है? सर समान प्रकार के कणों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व। ठीक है ना। समान प्रकार के कण क्या होते हैं? तो इस दुनिया के अंदर हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस दुनिया के अंदर कितने कण है? टोटल 118। और अगर एक पदार्थ एक ही टाइप के कण से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग तत्व बोलते हैं। यहाँ पे जो कण बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं किससे रेफरेंस कर रहा हूँ? परमाणु से, एटम से। समझ में आ रही बात? तो एटम को ही मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? कण। क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे छोटा कण जो पदार्थ का होता है वो क्या होता है? एटम ही होता है। ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद वो जब बनते हैं तो आपको दिमाग में रखना उसी को यौगिक बोलते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल भाषा में ये बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए और उसके बाद वो जो बनेगा नया पदार्थ वही यौगिक कहलाएगा। इसी को तो बोलते हैं हम लोग, एकदम विशुद्ध शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हम लोग NaCl लेते हैं, इसको H2O के अंदर मिला दिया, केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ, तो एक NaOH बनता है और HCl बनता है। तो ये क्या है सर? इसमें तो ऑलरेडी अलग अलग है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये सेम है? ये ऑलरेडी एक यौगिक है, ऑलरेडी यौगिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तत्वों से नहीं मिला है, इसमें तो दो तत्व ऑलरेडी हैं। ये यौगिक है। क्या है? यौगिक। ये भी क्या है? यौगिक है। ये भी क्या है? यौगिक है। ये भी यौगिक है। अगर ऐसे होता कि एक सोडियम होता और एक क्लोरीन होता, अब मिल जाते और क्या बना देते? NaCl। तो ये बना, ये जो है एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, और केमिकल रिएक्शन किया इन्होंने, तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया? यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है। तो जब दो तत्व या दो से अधिक हो, ऐसा नहीं कि दो ही होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और अगर वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसको एक एलिमेंट या कोई भी यौगिक अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए करता है। समझ में आई बात? तो ये केमिस्ट्री का एकदम बेसिक काम है कि अगर कोई एलिमेंट अपने आप को क्या चाह रहा है, स्टेबल बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन, अस्थायी बनाने के लिए, या अक्रिय गैसों जैसा बनना हो तो उसके लिए वो केमिकल रिएक्शन करता है। या कोई यौगिक अपने अंदर चेंज लाना चाहता है तब वो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यौगिक कुछ होता नहीं है, जो तत्वों से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है सर कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे और अकार्बनिक, ये बड़ा लंबा थ्योरी चला है। शुरुआत के जगहों पे ये बहुत लंबा चला है, ये एक छोटा मोटा कहानी नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग क्या है। देखिए, शुरुआत में हम लोग किसी पदार्थ को जब हमने यौगिक के बारे में समझा तो हम लोग ना एक जो साइंटिस्ट होते थे केमिस्ट्री के अंदर जो होते थे, तो उनके पास पर्सनल, जैसे आप लोग बायोलॉजी की कहानी सुनते हैं तो पहले के ज़माने में जो होते थे, जो साइंटिस्ट नए नए आते थे तो माइक्रोस्कोप लेके जेब में घुमा करते थे।
है ना। वैसे जो केमिस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट मिलेंगे तो उनका पर्सनल लैब हुआ करता था, समझ पा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर भी ऐसा होता था कि पर्सनल लैब होता था, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी अपना एक क्या होता है, जितने भी होते थे वो लोग पर्सनल अपना एक लैब लेके रखते थे, ठीक है। पर्सनल घर पे बनाया या एक ऑफिस में एक लैब रहता था, ठीक है। और उनका केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है, केमिस्ट्री का मतलब कि कोई पदार्थ कैसे बना है यही तो जानना है। केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि कोई पदार्थ कैसे बना है वो जानना केमिस्ट्री कहलाता है। अब ये लोग क्या करते थे, एक एक पदार्थ को उठाते थे और उठा के देखते थे और उसके अंदर चेक करते थे कि ये पदार्थ कैसे बना है। अगर ये मीठा है तो इसके अंदर क्या ऐसा है कि ये मीठा है, अगर ये तीखा है तो इसके अंदर क्या ऐसा है कि ये तीखा है। अंदर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यही तो केमिस्ट्री है। अब उन लोगों ने डिस्कवरी स्टार्ट की, अलग अलग यौगिकों को, कंपाउंड्स को उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एग्जामिन करना स्टार्ट किया गया कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसके स्ट्रक्चर कैसे है, इसके मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है। तो उन्हें दो तरीके की भिन्नताएं नजर आई, उन्हें दो तरीके की भिन्नताएं नजर आई। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से भिन्नताएं कैसी नजर आई सर, क्या डिफरेंसेस नजर आए। तो उन्होंने देखा जनरली जो बाहर कंपाउंड्स मिल रहे हैं, यानी जो कंपाउंड्स बाहर मिल रहे हैं, देखिए आपको कभी भी परमाणु एक अकेले फॉर्म में नहीं मिल सकता, तो भी अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को सस्टेन करने के लिए यौगिक के फॉर्म में ही मिलता है। तो जो भी पदार्थ होते हैं लगभग यौगिक के फॉर्म में ही मिलते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में। तो उन्होंने सभी यौगिकों को, सभी पदार्थों को एग्जामिन करना स्टार्ट किया, तो देखा उन्होंने कि जो बाहर मिल रहे हैं, बाहर मतलब सर इस इन्वायरमेंट के अंदर जो कंपाउंड मिल रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, और जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, है कि नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो जो कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर, वो बाहर नहीं पाए जा रहे हैं, तो उन्हें हम लोगों ने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इस बात को भी मैं बता रहा हूँ, फिलहाल में समझिएगा कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, और जो बाहर पाए जा रहे हैं उसमें वेरिएशन देखा गया। जो बाहर पाए जा रहे हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर को या सिमिलर प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, जबकि जो केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जा रहा है उन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। अगर मान लो हमारी बॉडी से 10 कंपाउंड पाए जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इन 10 के अंदर सिमिलरिटी देखी गई, समानताएं देखी गई। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनके अंदर देखा गया, तो जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाहर पाए जा रहे थे, इन कंपाउंड्स के अंदर भी अगर मान लो 100 पाए जा रहे हैं तो 100 के अंदर भी क्या मिला, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिली। लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर इस 10 में और इस 100 में क्या मिला, डिफरेंस यानी वेरिएशन मिला, या सिमिलरिटी नहीं मिली। तो इस आधार पे केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जो सिर्फ और सिर्फ किसमें हम लोग बात करेंगे, जो बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के इनसाइड यानी अंदर जो पाया जाता है, उन कंपाउंड्स को हम लोगों ने नाम दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आई बात। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो स्टडी करेंगे जिस केमिस्ट्री में, वो लोग हम लोगों ने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ पा रहे हैं, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं कंपाउंड्स। और जो बॉडी के बाहर पाए जा रहे थे उन कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स तो बहुत कम थे, बॉडी के बाहर पाए जाने वाले कंपाउंड्स क्या थे, बहुत ज्यादा थे। और इनकी स्टडी के लिए यानी उन कंपाउंड्स को नाम दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनके लिए एक अलग केमिस्ट्री बनाई गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बात समझ में आई। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर जितने भी पाए जा रहे हैं आसानी से जो मिल जा रहे हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, उन यौगिकों की बात कर रहे होंगे हम लोग। और इन इसके अंदर किसकी हम बात कर रहे होंगे, इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। देखेंगे आप लोग। तो इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लियर हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाया जाएगा, और ये जो होगा बॉडी के बाहर। अब पहली बार इस चीज को श्योर करने के लिए आते हैं कौन, बार्जीलियस साहब। बार्जीलियस 1815 में एक थ्योरी लेके आते हैं जिसका नाम है वाइटालिज्म थ्योरी। वाइटालिज्म थ्योरी, ठीक है। किन्होंने दिया था, बार्जीलियस साहब ने। क्या बोला, ये बहुत
अच्छे टाइप के साइंटिस्ट थे किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखिए अब दो पार्ट में हो चुका है, एक तो आप बाहर वाले को स्टडी करो, एक अंदर वाले को स्टडी करो। लेकिन अभी भी चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो उतने ज्यादा मात्रा में थे नहीं, आई बात समझ में, तो इसके बारे में स्टडी इतना इजी नहीं था, आई बात समझ में। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा यानी संख्या क्या थी, कम थी, तो लोगों को इसमें स्टडी करने में प्रॉब्लम थी क्योंकि मिलते ही कम थे। ये ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। आधे लोग तो यहाँ बैठे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने बोल दिया तो लोग वहीं पे सोच रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आदमी, वो जिंदा हो, जिंदा आदमी, ठीक है ना, जिंदा आकाश, ठीक है, जिंदा आकाश ये लड़के का नाम है, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा, वो ऊपर वाला नहीं है। और आगे हम लोग देखेंगे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, तो अब जितने भी है इतना से आप लोग दिमाग समझ लगा सकते हैं। जानवर हो गया, दैट मींस कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ जीव की, ये थोड़ा मेरा फ्रस्ट्रेशन है निकल के बाहर आ गया है, तो इसीलिए मैं ये कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव होते हैं उन्हीं को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दैट मीन्स जिनके पास 5 तरीके के कैरेक्टर पाए जाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सब प्रोसीजर जिनके पास होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, जीव कहते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, सॉरी जो कंपाउंड पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये चूंकि केवल बॉडी में पाया जाता था इसलिए इनकी संख्या क्या थी, कम। एक सबसे बड़ी बात ये थी ये बाहर नहीं पाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ अंदर ही पाया जाता था। और इसी चीज को इस वाइटलिज्म थ्योरी के अंदर बताया गया है। एक मिनट रुकिएगा, तो आगे देखेंगे हम लोग बार्जेलियस की वाइटलिज्म थ्योरी क्या थी। इसमें उन्होंने यही चीज बोली थी जो मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सीधी सीधी बात उन्होंने यही बोली थी, बाहर नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके अंदर पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। ये वाइटलिज्म थ्योरी थी। और इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के फोर्स से बने होते हैं जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स, ठीक है, वाइटल फोर्स। इसको बात दिमाग में रख लीजिएगा। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पाए जाते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंपाउंड बना सकता है, जो प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में बात, जो यौगिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनेगा उसे ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जिस फोर्स द्वारा बने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स, ठीक, यस सर। यानी वाइटल फोर्स के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होते हैं। स्पेशल टाइप का फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने में हेल्प करता है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई इस थ्योरी के बाद कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर नहीं पाया जा सकता, ठीक है, इतना क्लियर है, यस सर। अब समय चलता गया, क्योंकि ये बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो थ्योरी दे दी लोगों ने मानना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये जमाना आगे की ओर प्रोग्रेस में चल रहा है, समय भी बीत रहा है और स्टार्टिंग हो रहा है इरा कुछ नए इनोवेशन का। अब इनोवेशन क्या हो रहा है, तो उस समय एक पैरेलल घटना साथ में चल रही थी। पैरेलल एक घटना अभी चल रही थी जिसका नाम है, आप जानते हैं, थोड़ी घटना को मैं समझा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं यूरिया, यूरिया यूरिया जिसका हम यूज करते हैं खाद बनाने में, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो होता है NH2CO NH2 CONH2, ठीक है, आई बात समझ में, ये होता है। यहाँ पे अगर आप इसको अगर सही तरीके से बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड O ऐसे बना होता है, ठीक है ना, NH2CO NH2, ठीक, समझ में आ रहा है, यस। अब मैं अगर इसको देखूं, यहाँ पे देखेंगे, अभी आप मैं बताऊं इसको तो अभी सही तरीके से कंप्लीटेड नहीं है, ये सही तरीके से कंप्लीटेड है, बिल्कुल सर, सब सही लिखा गया है। यूरिया का यही फॉर्मूला था, याद रखेंगे, NH2CO NH2, शॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, NH2CO NH2, ठीक है। चलो देखो,
ये यूरिया कहाँ से पाया जाता था, तो इसको मैं समझा रहा हूँ, पहले आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना, नोट करके हटा लीजिएगा। देखिएगा यूरिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो यूरिया जो था वो कहाँ से आता था, तो ध्यान से देखेंगे यूरिया एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कैसा कंपाउंड था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस यूरिया का उस समय जो लोग यूज कर रहे थे वो कर रहे थे डाई कराने में। यूरिया का यूज कहाँ कर रहे थे? डाई कराने में। अब आप कहेंगे सर डाई का मतलब क्या है, तो आप लोग जानते हैं वो डाई नहीं, कलर मेट वाला, गार्नियर कलर मेट, हेयर काला कर देंगे, पीला कर देंगे, नारंगी कर देंगे, वो वाला कलर मेट नहीं, डाई वाला सिस्टम नहीं है। आप लोग एक चीज और सुने होंगे, साड़ी डाई होता है, साड़ी डाई होता है। कोई शर्ट हो गया वो डाई किया जाता है, स्पेशली तो आप देखेंगे साड़ी को डाई कराया जाता है। डाई मतलब होता क्या है कि मैं ऐसे प्रैक्टिकली तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शायद उसमें होता क्या है कि अगर कलर हट जाए तो उस पर कलरिंग का काम किया जाता है। आई थिंक यही होता है डाई का मतलब। हाँ, तो वही किया जाता है। मान लीजिए कोई नया साड़ी है, सपोज कर लीजिए, ऐसे प्रैक्टिकल तो फील नहीं किया गया आज तक, तो मान लीजिए उसका कलर कहीं डिसकलर हो गया है, तो उस पर कलरिंग करने का मतलब है डाई कराना। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता। तो मतलब उस समय यूज किया जाता था यूरिया का डाई कराने में, ठीक है ना। इसीलिए बस इतना ये है कि ये आप क्लियर रखिएगा कि ये साड़ी और शर्ट वाला है, बाल वाला नहीं है, ठीक है ना। अब ये यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये किससे मिलेगा, तो सर ये मिलेगा ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी से कहाँ से मिलता है, तो ह्यूमन बॉडी के यूरिन में, ठीक है ना। यूरिन कहाँ से आप पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे होंगे जब आप क्लास 10th के अंदर जब रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ रहे होंगे किडनी यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक सिस्टम पढ़ाया जाता है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है। वहाँ पे जैव प्रक्रम, वहाँ पे आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया जाता है। उस उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ाया जाता है किडनी के बारे में। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड के अंदर जितना कचरा होता है उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर भेज देता है। आई बात समझ में। तो उसी यूरिन से क्या बनता था, यूरिया। तो दैट मीन्स ये यूरिन कहाँ से आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तो आ रहा है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही तो बनाया गया है। और इस यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। तो उसी का यूज, और इसका यूज कहाँ से किया जाता था, डाई कराने में। तो उस जमाने में एक वहाँ पे मिलता है कि कहीं कहीं मतलब एक सेगमेंट लिखा गया था कि उस समय जो लोग थे वो यूरिन को सेल करते थे। उस समय एक बिजनेस का माध्यम था, फिर उसको मतलब अलग तरीके से प्योरीफाई करके डाई के रूप में कन्वर्ट करके मतलब यूरिया बनाया जाता था, यूरिया के अंदर और केमिकल्स का ऐड करके और ये डाई वाई किया जाता था, ठीक है। और पहले ही 1815 में एक ब्रेकर लगा हुआ है, बर्जीलियस ने बोल दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ बनेंगे, अंदर। अभी भी अंदर से ही बन क्या रहा है ना, कौन सा बाहर यूरिया बन रहा है, नहीं ना बन रहा है। लेकिन बर्जीलियस को क्या पता कि घटना कब और कैसे हो जाएगी। उन्हें क्या पता कि जो थ्योरी मैंने दी है वो मेरा जो स्टूडेंट है वही ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ रही बात। उनका जो स्टूडेंट था 1828 में, इसका नाम था फ्रेडरिक होलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक, वैसे तो आप देखेंगे तो पहले मैं लिख दूं फ्रेडरिक होलर, उसको ओलर भी बोलते हैं, अब मैं होलर बोलता हूं इसको, ठीक है ना। फ्रेडरिक होलर, ऐसे उसको हिंदी में ऐसे नाम दिया गया, फ्रेडरिक होलर, ठीक है ऐसे। अब ध्यान देंगे ये कौन था, तो ये बर्जीलियस का ही स्टूडेंट था। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, और इसमें एक कहानी ये नजर आती है कि ये उन्हीं के लैब में वर्क कर रहा था, उन्हीं के लैब में वर्क कर रहा था, कौन, यही होलर। अब एक दिन चूंकि उस समय इरा यही चल रहा था कि सभी लोग बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ बन सकते हैं, बॉडी के अंदर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही केवल आप लैब के अंदर यानी बाहर प्रिपेयर कर सकते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाहे तो आप लैब में आसानी से बना सकते हो, किसी भी चीज़ को बनाना हो। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही बना सकती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है। हो सकता है प्लांट बनाए, भाई प्लांट भी तो खाना बनाता है, तो उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह होता है, तो ग्लूकोज कहाँ बनता है, बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर भी बनता है, प्लांट से हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, और प्लांट बनाता है। प्लांट जो बनाया है इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है भाई, अभी जस्ट बताया वो पेड़ पौधे हैं।
है ना। तो ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आप जो भी वो बना रहे होते हैं वो सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। अब ये बात इतनी भयंकर चल रही थी कि सभी के मन में कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था कि मतलब क्या किया जाए या क्या नहीं हो रहा है, क्या सब कुछ अलग लेवल पे चल रहा था। देखिए ये जो बंदे थे जिनका नाम फ्रेडरिक सोलर है, बार्जेलियस तो बूढ़े हो चुके थे, समझ पा रहे हैं। और आपको पता है कि एक समय के बाद जैसे एक लॉयर होता है, जब वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तो अपने नीचे बहुत सारे असिस्टेंट रख लेता है, केस उसी के पास आता है, लोग केस उसी को लेके जाएंगे उसी के पास, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को भेजता है लड़ने के लिए। वैसे ही जो लैब था, लेबोरेटरी के अंदर अब ज़्यादातर कौन वर्क कर रहा था, फ्रेडरिक सोलर। ये ज़्यादातर क्या करते थे, लैब में रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता था इन्हीं से करवा दिया जाता था। ऐसे अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। लेकिन ये यंग थे, नौजवान थे, चूँकि उनकी तो उम्र हो चुकी थी। अब जितना उन्होंने सोचना था, एक थ्योरी दे चुके थे, अब बार बार उस पर तो नहीं सोचेंगे। अब अपनी थ्योरी थोड़ी ना फेल करेगा कोई आदमी। जब एक बार आदमी एक थ्योरी दे दिया, वो फेमस हो चुकी है, तो अपने आराम से वो क्या रहेगा, संतुष्टि से अपने घर पे रहेगा। लेकिन ये नए लड़के थे, इनकी उम्र नई थी और इनके मन में क्या था, नया इनोवेशन करने का एक मादा, दैट मीन्स एक सोच, एक थॉट कि हम नया कर सकते हैं, है कि नहीं है। अब नया करने के चक्कर में रेगुलर नया ट्राई करते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने जब वैसे ही कुछ कर नहीं रहे थे, नॉर्मली ये कर रहे थे NH4CnO, NH4CnO था, इसको इन्होंने गर्म करने के लिए रख दिया, ठीक है ना। अभी नए लड़के थे, तो नए वाले में प्रॉब्लम क्या है, अच्छी बात तो ये है कि ये नया करना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी चाहते हैं सक्सेस प्राप्त करना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग इसका साउंड और बढ़ा दीजिएगा। देखेंगे NH4CnO के बारे में बता, हाँ मैं उनके बारे में बता रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि नए में दिक्कत यही है कि वो चाहेंगे तो नया करना, लेकिन बहुत जल्दी चाहते हैं प्रोग्रेस करना। आज के डेट में आप बच्चों को देखते हैं तो क्या, वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 5 मिनट में 5 करोड़। समझ पा रहे हैं। पहले एक जमाना था कि एक समय था, हेरा फेरी आता था, 21 दिन में पैसा डबल होता था। आज की डेट में लोग देखा जाए तो 5 मिनट में 5,000 करोड़ गुना चाहते हैं पैसा कराना, लगाना। 5 रुपया लगा के सोचते हैं हम 5 करोड़ कमाएंगे। समझ पा रहे हैं। देखेंगे यहाँ से आगे, तो ये नए थे, इनोवेशन का समय था, दैट मीन्स इनके माइंड में ये चल रहा था कि अभी तक जो चल रही हैं चीज़ें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हम बनाएंगे। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बट वो तरीके से इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। इसका कारण ये था कि उस समय वो चीज़ें मतलब प्रैक्टिकली इनके पास वो नॉलेज था ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए जिनके चेले थे बार्जेलियस ने ऑलरेडी बोल चुका था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कहाँ बनाएंगे, आप बना ही नहीं सकते, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही मिल सकता है। तो वहीं पे बात खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी इनके अंदर नया कुछ करने की चाहत थी, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। अब ऐसे बहुत सारे ट्राई के दौरान इन्होंने एक ट्राई और किया, जिसका नाम था NH4CnO, जिसको बोलते हैं अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड, ठीक है। अमोनियम साइनाइड लिया और अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, ठीक है ना। गर्म कर रहे थे, बट पर्टिकुलर अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण इनके अंदर गुस्सा था, ठीक है। और ये इस एक्सपेरिमेंट को जब देखा इन्होंने कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो ये गुस्से में क्या करते हैं, निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और निकलते हुए अपना ब्रीफकेस क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, फेंकते हुए जाते हैं। और वो जो ब्रीफकेस होता है डायरेक्ट जहाँ पे ये गर्म किया जा रहा था उसी फ्लास्क पे जाके लगता है बस समझ में। और उस दौरान क्या होता है, ये चूंकि गर्म हो चुका था जितना होना चाहिए, और ये कन्वर्ट हो चुका था किसी नए कंपाउंड में, किसी नए सब्सटेंस में, और ये गिर जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। अब ये तो निकल गए, तो जो इनके वहाँ वर्कर था, दैट मीन्स वर्कर का मतलब जानते हैं ना कि बाकी जो लोग थे इनके वहाँ, दैट मीन्स मैं बार्जेलियस की बात कर रहा हूँ। वर्कर का मतलब बोला जाता है कि वहाँ पे जो होता है ना, जैसे मान लीजिए हाँ कि जो सफाई करने वाले होते हैं, वो सीधी सीधी बात ये है, ऐसे लोग थे। तो वो आगे देखते हैं कि यहाँ पे तो नया सब्सटेंस बना है। देखिए अब सबको तो सफाई करने के लिए भी तो नहीं भेज सकते। मान लीजिए अगर उसे गंवार रहा तो कुछ और पकड़ के ले निकल जाएगा। दैट मीन्स अब बोला गया कि ये क्या है, नया है, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट किया कुछ और रहा, मर जाएगा, है कि नहीं है। तो इसी सब सोच के कारण वहाँ पे जो वर्कर भी रखे जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, पढ़े लिखे होते हैं वो, ताकि वो समझ पाए चीज़ों को, किसी भी केमिकल को आसानी से ना टच करें। तो उसने देखा यार ये तो नया सब्सटेंस बना है। फिर वो जाते हैं
इनको बुला के लेके आते हैं, ये चेक करते हैं, और जब ये चेक करते हैं तो इन्हें वो प्रॉपर्टी नजर आती है सेम टू सेम यूरिया की। आई बात समझ में? यूरिया की प्रॉपर्टी नजर आती है, और एक्चुअल में जो इनके द्वारा बनाया गया था, यानी गर्म करने के बाद जो बना था, सच में वो क्या था? यूरिया ही था, यानी NH2CO NH2 बन गया था। लेकिन ये कैसे बना था? बाई एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंटली बना था, ये अकस्मात हुआ था। ऐसा कोई सोच के थोड़ी ना इन्होंने गर्म किया था कि ये बनेगा तो यूरिया ही बनेगा। अगर ऐसा होता तो ये बेसब्री से वेट करते, ब्रीफकेस फेंक के भाग नहीं जाते। है बस समझ में? ये कारण बना, और इस तरीके से पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के तैयार होता है। ठीक है, आई बात समझ में? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है लैब में पहली बार लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहली बार क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। अब जब ऐसा होता है तो फिर पूरे ऑल वर्ल्ड में खलबली मच जाती है कि पहली बार क्या बना दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बार्जीलियस भी आश्चर्यचकित कि हमारे स्टूडेंट ने बना दिया ये चीज, जो हमने थ्योरी दी थी वो तो क्या हो चुकी है, अब फेल हो गए। यानी उनकी थ्योरी को किसने फेल कर दिया? फ्रेडरिक होलर ने। अब इसके बाद आपको भी पता है कि जब एक चीज खोज होगी तब उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट पैरेलल लग जाएंगे और नए नए तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद ये तो 1828 का इरा था। उसके बाद 1845 में कॉल्बे नाम के साइंटिस्ट ने क्या बनाया? एसिटिक एसिड को सिंथेसिस करके दिखाया। ठीक है ना, संश्लेषित करके बनाया। एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, जो स्पेशली किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका के अंदर ये तो पाया जाता है एसिटिक एसिड, है ना। आई बात समझ में? ध्यान देंगे इसको। और उसके बाद और हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा इरा आपको दिखाई देगा 1956 के अंदर, और उनका नाम था ब्रॉथलेट। क्या नाम था? ब्रॉथलेट, या ब्रॉथलॉट भी बोलते हैं, ब्रॉथलेट थे। इन्होंने क्या बनाया था? CH4, मेथेन गैस, जो दलदल वाली जगहों पे मिलते हैं। है समझ में? जब आप क्या करते हैं, दलदल वगैरह होता है तो वहां से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस होती है, CH4 होती है समझ में? और इस तरीके से कई सारे आपको दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं है? तो ये बहुत सारा आपको दिखाई दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कहाँ बना है? लेबोरेटरी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं बना है, बाहर बनाया गया, लैब के अंदर बनाया गया। और वहां से ये प्रूव हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लेबोरेटरी के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था, तब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम क्या देंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या क्या कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? एक मिनट रुकेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे किसको? तो वहां से तो खत्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये वाला डेफिनेशन तो क्लियर खत्म है, कि आप ये नहीं कह सकते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनेगा। ये सब क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब उसके आगे की कहानी स्टार्ट होती है। वहां से लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करते हुए उनको नजर आया कि यार जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, उन सबके अंदर यार कार्बन पाया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, सबके अंदर क्या पाया जा रहा है? कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नई डिफिनेशन उसके बाद बन के आती है, वो ये बन के आती है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन बना रहा हो, दैट मीन्स कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होंगे, उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोच पा रहे हैं? तो सेकंड डिफिनेशन क्या आई? पहली डिफिनेशन समझ में आ चुकी है ना। अब ये सेकंड डिफिनेशन है, डेफिनेशन सेकंड है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलेंगे जिसमें कार्बन बना रहा होगा कंपाउंड। यानी मेन कौन होगा? कार्बन, यानी कार्बन से रिलेटेड होगा, दैट मीन्स कार्बन होगा ही होगा। ठीक है, तो जो ही सेकंड डेफिनेशन आती है तो ही एक्सेप्शन भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे CO, CO2, CN2, CNO, ये सब दिख रहे हैं। इन सब में कार्बन है। ध्यान से देखेंगे, ये 4-5 लिखा हूं मैं, इन पांचों में कार्बन है। और ये फिर भी क्या नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सब के सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। थोड़ा अमोनियम साइनाइड के अंदर भी नजर घुमाओ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन, तो इसका मतलब ये भी तो ऑर्गेनिक होना चाहिए था। तो इस डेफिनेशन के थ्रू, है कि नहीं है? तो इस दौरान जब ये देखा गया कि हाँ ये तो बात सही है, तो यहाँ पे मेनली क्या हुआ कि इस जो सेकेंड डेफिनेशन था वो भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
अब एक थर्ड डेफिनेशन दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब वो थर्ड डेफिनेशन क्या थी? थर्ड डेफिनेशन बाद में और ऑब्जर्व करने पे नजर आती है, और वो दूसरी बार में जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या नजर आया, तो ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ध्यान से समझेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? ऐसे और कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और उसके अलावा तब कुछ हो। और भी एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होने ही चाहिए। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स हो, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन मेन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आना ही चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ तब और कोई हो। समझ में बात? और इस आधार पे अगर मैं देखूं तो ये हो जाता है सही। इसमें देखिए कहीं भी क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन कि सर अमोनियम साइनाइड में है? बिल्कुल है, लेकिन ये अमोनियम साइनाइड में इस हाइड्रोजन का इससे लेना देना नहीं है, इसके कार्बन से लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये मेन बात है, क्लियर कर लेंगे इसको कि इसमें कार्बन से लेना देना नहीं है। ये साइनाइड के रूप में आया है, स्पेशली यहाँ पे कार्बन जो है साइनाइड के रूप में आया है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं। और ये बात इसलिए भी प्रूव हो गई क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ये चेक किया गया तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते थे उनके अंदर मेनली हमारे बॉडी के जो मतलब पूरा का पूरा हमारा जो बॉडी है वो जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके अंदर मेनली 4 तरीके के तत्व ही पाए जाते थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं? लगभग 90% बॉडी हमारी इन्हीं तत्वों से मिलकर बन गई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो कार्बनिक यौगिक किनको कहेंगे? जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और उनके साथ कोई एलिमेंट्स ऐड हो। समझ आई बात? तो उनको बोलेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिक। लेकिन इस पूरे से हमको ये भी समझ में आ गया कि यार पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन कौन है? कार्बन। क्योंकि कार्बन आ रहा है तब ना हाइड्रोजन को हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है? कार्बन। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होते हैं। शुरुआत में आप जानते हैं कि बहुत कम थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है कि नहीं है? बहुत कम थे। लेकिन आज के डेट में आप गूगल करोगे तो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ज्यादा संख्या किसकी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। गूगल लगभग 16 मिलियन दिखाता है, 16 मिलियन कंपाउंड। 16 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। समझ पा रहे हैं ना? मैंने बोला 16 मिलियन, इसका मतलब क्या होगा? यानी हमारे आसपास कितने मिलियन के पदार्थ हैं? तो टोटल 16 मिलियन पदार्थ हैं। और वैसे देखा जाए तो वैसे 20 मिलियन भी आप बोल सकते हो, 20 मिलियन भी है, समझे? लगभग 20 मिलियन दिखाया जाता है एक्सपेरिमेंटली, यानी आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कितने हैं? 20 मिलियन भी है। इज दैट क्लियर? कि 20 मिलियन हमारे वहाँ क्या है? ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक है आपके आसपास। आपके आसपास कहाँ सर? आप खाना खाते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना? आप जो दवाइयाँ लेते हैं उसमें, जो भी दवाइयाँ आप यूज करते हो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फल खाते हो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो लगभग आपके आसपास सब जगहों पे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसीलिए मैंने बोला कि आज की डेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो अब इसका कारण क्या है? क्या रीजन रहा कि ये 20 मिलियन बन गए, है ना? इसमें आखिर कार्बन जो मेन है, तो आखिर कार्बन ही मेन क्यों है? और आखिर कार्बन के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने ये 20 मिलियन बना दिए? ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।